क्वेश्चन है आपके, ये प्रीवियस ईयर के एनटीएससी में जो यूपी से आए हैं, स्टेज 1 में आए हैं, उसके ये क्वेश्चन है। और इन्हीं के ऊपर हम लोग जो कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उस पे हैं, और जो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं वो साथ ही साथ हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रियली बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी के इस बारे में एक खास बात थी, उनका जो टेन्योर था वो 2 बार रहे हैं वो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर? 13। नो, 6 7। इंक्लूडिंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 7 थे। 7। ठीक है, और वो पर्सनालिटीज को आपको याद रखना है। ऑल्दो उस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट यू हैव टू अवेयर कि उनके साथों के नाम क्या थे। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेसिडेंट। अमेरिका। बेसिक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट साहब। अभी कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आ रहे, कुछ क्वेश्चन में आगे आएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड। नेक्स्ट सर, यस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह सकते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक पोस्ट है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक नई पोस्ट को जनरेट किया गया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो ये बेसिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपने देखा, ये इस क्वेश्चन का चीफ कमांडर ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट साहब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 year। आंसर None of the above। नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में मैनिपुलेशन हल्का सा किया गया है। 5 के आगे मंथ नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन। केयरफुली आंसर दिस क्वेश्चन। बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। कुछ देखिए, मेरा मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इसका आंसर दे देना है। यू हैव टू नो व्हाट इज द बेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है। हम सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लेके नहीं पढ़ना है, हमें इसको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? एनीवन? मतलब सर, ऐसे कोई यूनिटरी है उसको फेडरल में लाना। एग्जैक्टली, यस। अलग-अलग लेवल से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली, यस। आपको मैंने सबसे पहले वाली क्लास में बताया था, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ पावर। याद है? यस सर। डिवीजन ऑफ पावर था। डिवीजन ऑफ पावर में क्या था? 2 एंटिटी मेनली काम कर रही थी। एक थी कौन? यूनियन, और एक थी स्टेट। 2 एंटिटी में से एक एंटिटी को और बढ़ा देना। जैसे डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या था? 3 तरह की लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट थी, है ना? यूनियन पे यूनियन, इस पे स्टेट बनाती थी, इस पे दोनों मिलकर बनाती थी। 2 एंटिटी थी, एक यूनियन और एक स्टेट। जब हम यूनियन और स्टेट के साथ कोई एक और एंटिटी बढ़ा रहे हैं, तो मतलब कि सेंट्रलाइजेशन को हम लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो फेडरलिज्म जनरली क्या होता है? 2 स्टेप होते हैं। अब इस फेडरलिज्म हम लोग 3 स्टेप पे जाते हैं। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंटर, देन स्टेट, और थर्ड वन कौन सी हो जाएगी? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है। तो इसके बारे में हुआ क्या कि इसके बारे में जब देश आजाद हुआ, तब से ही गांधी जी ने बहुत इसके ऊपर फोर्स किया था कि गांव को हम लोग कैपेबल करेंगे। इसके बारे में आजादी के बाद से बात करने की जाने लगी। लेकिन 1957 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नाम से एक कमेटी बनाई गई, जिसको हेड कौन कर रहा था? बलवंत राय साहब। बलवंत राय मेहता साहब उसको हेड कर रहे थे। और यही वो कमेटी है जिसने सबसे पहले इस प्रोसेस को लागू किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और पंचायत को कुछ पावर्स मिलनी चाहिए। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी, वो पहली ऐसी कमेटी थी जिसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कहा था कि ये होनी चाहिए। ठीक है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो। अभी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन और आएंगे, हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नियरली टेन्योर था नियरली 12 इयर्स। ठीक है, नियरली 12। 1950 से लेकर 1962 तक यही रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है।
हाँ, अच्छा क्वेश्चन। आंसर थर्ड पार्ट। पार्ट थर्ड। हाउ मेनी गोज विद पार्ट थर्ड? कितने लोग जाना चाहेंगे? थर्ड सर। थर्ड। द फंडामेंटल राइट कहाँ है? मतलब ये फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट हो गया ना, मतलब सिटीजनशिप। No, citizenship is a different part of your constitution. How many parts we have in our constitution currently? 22. 22. Initially we have 25 parts. ठीक है? Okay सर। हाँ ठीक है, और उसी में से सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप आती है नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आता है फंडामेंटल राइट, नंबर 4 पे आता है क्या? डीपीएसपी। ओके, और सिटीजनशिप इसमें आता है सेकंड पार्ट में। तो ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं, इनको ध्यान में रखना है। ओके, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सर। फंडामेंटल राइट इज अ डिफरेंट थिंग, सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट टॉपिक। इसकी डेप्थ एनालिसिस हमने आपको नहीं बताई है। सिटीजनशिप के बारे में एक छोटा सा फैक्ट आप लोग को जानना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में क्या बताया गया है, देन व्हाट विल यू से? अगर आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सर बाय बर्थ और एक्वायर्ड, ये बात होता है, ये फैक्ट है, ये बताया नहीं गया। ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या? आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 जनरली टॉक विद सिटीजनशिप। ठीक है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आगे देखेंगे, बस मैं बेसिक बता रहा हूँ। 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल हैं, इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। लेकिन कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था तब। और उसी के बाद आर्टिकल 11 में ये बात लिख दी गई कि अगर देश जब संविधान लागू हो जाएगा, देन उसके बाद किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी, किस तरीके से सिटीजनशिप ली जाएगी, ये पूरी पावर पार्लियामेंट को दी गई है। ये पूरी पावर पार्लियामेंट को दी गई है। तो आर्टिकल 11 का यूज करके पार्लियामेंट ने एक एक्ट को लागू किया, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसके अंतर्गत एक तरीके से आपको सिटीजनशिप दी जाती है, सिटीजनशिप गिव की जाती है, गिव, और सिटीजनशिप टेक की जाती है, मतलब आपसे ले ली जाएगी। अब सिटीजनशिप देने के 5 तरीके, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय, ये अलग प्रोसेस, ये डेप्थ एनालिसिस है। मीन टू से ये है कि हमें ये देखना, सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में डिस्कस की गई है। 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल इसमें बात की गई है। जो 5 से लेकर 11 जो आर्टिकल है, ये सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने तक, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी, किस तरीके से ली जाएगी, ये सारी सोल पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट ने उस सोल पावर का यूज करते हुए एक एक्ट को पास किया जिसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसमें 5 तरीके बताए पार्लियामेंट ने कि 5 तरीके से सिटीजनशिप आपको दी जाएगी, और 3 तरीके बताए जिसकी वजह से सिटीजनशिप आपकी ली जाएगी। ये इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए इतना जरूरी नहीं है जितना लेकिन सर हाँ बोले ऐसे ली जा सकती है वापस? हाँ, ये इसके 3 प्रोसेस है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और एब्रिवेशन होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप अपने मन से अपनी सिटीजनशिप को त्याग दें, जैसे मैं हूँ और मैं कह दूं कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जाके यूएसए में रह रहा हूँ, तो मैं अपने आप से वो दे रहा हूँ। दूसरा होता है, अगर मैं कहीं इलीगली कुछ काम दूसरे एनिमी कंट्रीज के साथ ड्यूरिंग वॉर कुछ करता हुआ पकड़ा जाऊँ, जैसे मान लीजिए ईश्वर न करे हमारी वॉर किसी देश के साथ हो जाए और मैं कुछ चुप चुप के दूसरे देश के साथ कुछ यहाँ की सीक्रेट बातों को वहाँ पहुँचा रहा हूँ, तब भी मेरी सिटीजनशिप चली जाएगी। और भी कुछ पैरामीटर हैं कि सपोज दैट आपने दो नेचुरलाइजेशन के जरिए से अगर आपको नागरिकता मिली हुई हो और 2 साल तक आपको कंटिन्यूअस जेल हो जाए, तो ये इन डेप्थ एनालिसिस है। ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए कितना जरूरी है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिर्फ सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। नाउ अभी किस तरीके से दी जाती है, वो सिटीजनशिप एक्ट के जरिए से दी जाती है। बहुत है, उसके बारे में फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पार्ट 4। अगेन बी काम, जस्ट काम। मेडिटेशन कौन कौन करता है? पहले ये बताइए, मेडिटेशन कौन कौन करता है? सर पार्ट 4A। पार्ट 4A, नन विल बी द करेक्ट आंसर। सर लेकिन पार्ट 4, पार्ट देखिए, पार्ट 2 क्या हो गया? सिटीजनशिप। पार्ट 3 क्या हो गया? फंडामेंटल राइट।
पार्ट 4 क्या हो गया, डीपीएसपी, और पार्ट 4A क्या हो गया, 4A हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन हमको करने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी है तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट वन, बेहतरीन और अमेजिंग क्वेश्चन। इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस आर्टिकल में डिस्कस की गई है? ट्राई, कोशिश करिए। नो क्लू? 51 क्योंकि 25 नहीं है। हाँ देखिए देखिए, मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप क्वेश्चन के जो गलत वाले ऑप्शन उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं। ये बहुत इजी सा प्रोसेस है। नन को अभी छोड़िए क्योंकि नन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आर्टिकल 25 तो हम लोग को पता ही होगा, फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं भाई। तो 25 कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करता है, आर्टिकल 25 टू 28। तो जब रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करता है तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। आर्टिकल 44 हम लोग को पता है, ये तो आर्टिकल 44 तो सबको पता होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको पता है, ये मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या, कि इंडिया में शादी करने के तरीके सेम, डाइवोर्स करने के तरीके सेम, इसी तरीके के और भी कुछ तरीके हैं वो सेम होंगे, होने चाहिए। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी इंडिया में नहीं है, ये किस में आता है, डीपीएसपी में। अब आपके पास 50-50 बचा है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। आर्टिकल 51 जनरली जो अभी आप लोग के लेवल पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आंसर, ये तो मैंने मोल्ड करके आपको दे दिया, थोड़ा टफ बना दिया, लेकिन बहुत बेसिक आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, एक ऑप्शन बचा आपका 51 के बारे में आपको नहीं है, आप 50-50 है, आप खेलेंगे, हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो जाए। नन कोई ऑप्शन नहीं है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में आर्टिकल 51 में बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज इसमें बताया गया है कि इंडिया दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखेगा। ये किसमें बात हुई है, आर्टिकल 51। अब एक क्वेश्चन का और जवाब दिया, आर्टिकल 51 है क्या, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, या फंडामेंटल ड्यूटी है? डीपीएसपी। डीपीएसपी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, डीपीएसपी कहां से लेकर कहां तक आते हैं? सर आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल 36 टू 51। अब भाई फंडामेंट, जैसे डीपीएसपी का पहला आर्टिकल तो आपको पता होना चाहिए, आखिर तो जरूर पता होना चाहिए। आर्टिकल 36 क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आपको बताया था हम लोगों ने, फंडामेंटल राइट की तरह इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 51 इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक। सर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। हाँ, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज क्या ना कि पंचायत एग्जिस्ट कहाँ करती है, जनरली हर एक स्टेट में। ठीक है, पंचायत जो है वो जनरली हर एक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, और वो जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं स्टेट ही कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करती है। तो ये जो पंचायती राज है ये आपका स्टेट लिस्ट में होता है। अब इसके बारे में ये एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, वो मैं अभी देखूंगा जब मुझे समय लगेगा बीच में। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 6 years। 6 ईयर, एकदम इजी। ठीक है, 6 ईयर। So 2013। सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी। सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें जानना जरूरी है। फर्स्ट वन, प्लानिंग कमीशन क्या है, किस तरह की बॉडी थी, कोई बता सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, या कोई और सी? सर कॉन्स्टिट्यूशनल। नो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, Statutory। नो, इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पहला पॉइंट,
नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के जरिए से पास की गई थी। जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, इनका क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए उत्सुकता थी, तो उन्होंने इस तरीके का प्लानिंग कमीशन बनाया था और इसमें अलग अलग तरह के लोग होते थे। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या था, एक आपके पीएम होते थे जो कि हेड होते थे प्लानिंग कमीशन के, उसके साथ साथ उसके एक डिप्टी चेयरमैन होते थे। डिप्टी चेयरमैन कोई भी हो सकता था जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट करते, और उसके बाद कुछ लोगों का और भी स्ट्रक्चर था। ये बॉडी 1950 से काम करते 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 जब हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जब गवर्नमेंट आई, तो उसने सोचा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको थोड़ा और मजबूत बनाएंगे और इसके पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देंगे हम। अब इस स्ट्रेटेजी को क्या चेंज किया ये मैटर नहीं है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बॉडी कब कन्वर्ट हुई। तो कन्वर्ट होने का ईयर क्या है, 2015। और दूसरी चीज, अब इसके अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर भी हेड थे प्लानिंग कमीशन में, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर भी हेड है। अब एक चीज और होती है, यहाँ पे एक बोला जाएगा, जैसे प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन थे, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन होता, आंसर क्या होगा इसका? अगर कोई पूछे प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है, तो वो कौन थे? स्पीकर ऑफ लोकसभा। नो नो नो, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। नहीं समझ में आई बात? तो फिर स्पीकर किसके एक्स ऑफिशियल होते हैं? स्पीकर साहब उस कमेटी के होते हैं जहां पर वो उस कमेटी के मेंबर हो। देखिए मैं इसको बताऊं, प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन एक बॉडी थी जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बनाया गया, मतलब कि वो इसको बहुत इन्फोर्स करना चाहते थे। क्या मैटर था, वो चाहते थे कि एक कोई बॉडी ऐसी बने कि जिसमें गवर्नमेंट के पर्सन तो हुई हो और साथ ही साथ कुछ बाहर के एक्सपर्टीज भी साथ में आए, ताकि जो हम लोग, आपको याद होगा 5 ईयर प्लान जो प्लान करते थे, याद है ना, 5 ईयर प्लान हम लोग आते थे, फर्स्ट 5 ईयर, सेकेंड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर, फोर्थ 5 ईयर, ये सब आया था, ये पता है आप लोगों को? तो जो ये प्लान थे, ये प्लान कौन बॉडी एग्जीक्यूट कराती थी? प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन को हेड कौन करता था? प्राइम मिनिस्टर साहब। चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की खुद है, और जब वो प्लानिंग कमीशन को हेड करेंगे तो मेन पोस्ट उनकी पीएम की है, प्लानिंग कमीशन को हेड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इस टर्म को हम लोग एक्स ऑफिशियल बोलते हैं। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए। इसी तरीके से प्लानिंग कमीशन को जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने किस में कन्वर्ट किया? नीति आयोग में 2015 में। सब कुछ तो चेंज हो गया, लेकिन उसमें भी नीति आयोग के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है वो अभी भी जो करंट में प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे वही होंगे, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर और भी कुछ अलग है। तो ये सब प्रोसेस था। प्लानिंग कमीशन बस नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है, और ये ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाई गई बॉडी थी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? यू कैन आस्क सर। तो इसका नाम ये कैसी बॉडी होगी अगर पूछा गया एमसीक्यू में? हाँ, तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नो, स्टैट्यूटरी नो, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास किया गया था, तो इसको क्या बोल सकते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बहुत क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। बेसिक सा क्वेश्चन। 250 नो, टोटल नंबर ऑफ 245 245 will be The log option B. लॉक ऑप्शन बी। कितने रुपए का क्वेश्चन था ये? 2 करोड़। दो, अभी इतनी जल्दी मत पूछो 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट। इलाहाबाद। 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 ये याद करना पड़ेगा भाई, ये याद करना पड़ेगा। इलाहाबाद के पास सबसे नंबर ऑफ ज्यादा जजेस हैं। अमेजिंग क्वेश्चन। 7। ये मैं करंट में पूछ रहा हूं, इसका आंसर मुझे चाहिए करंटली। करंटली कितने हैं? कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
जम्मू कश्मीर भी थी, सर 6 जम्मू कश्मीर भी थी, बट जम्मू कश्मीर का जब डिवोल्यूशन हो गया, वो 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुई, तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया गया। तो अब कितनी बची है? 6 विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट माय पॉइंट? Yes sir, understood properly. Amazing, amazing, very good. Answer this question. emergency. National emergency. National emergency, how? तो आर्टिकल 352 क्या है और आर्टिकल 360 क्या है फिर? The state emergency. एग्जैक्टली, स्टेट, ये है आंसर का होगा स्टेट इमरजेंसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना प्रेसिडेंट रूल, जिसके 3 नाम है। अगर कुछ अलग नाम आ जाए तो परेशान नहीं होने का। स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल भी इसको बोला जाता है। ओके, आर्टिकल 356 सॉरी, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। और अभी एक फैक्ट आपको और बता दें ताकि आप लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़े। देयर इज नो ओनली सिंगल आर्टिकल कॉल्ड एज 356 which is related to state emergency. Article 365 also related to state emergency, but वो in depth analysis है, आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि सर बता दीजिए प्लीज। नहीं, देखिए यहाँ पे कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर मतलब से कहियो कि सर ये बता सर बस 5 मिनट, सर 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिएगा सर। देखिए वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है। देखिए बहुत बेसिक सा जनरली से आर्टिकल 356 में ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट की गवर्नमेंट काम ना कर रही हो तो वहां पर हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना काम कर रही हो। ये बात कहाँ लिखी हुई? आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 365 क्या कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिए स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट उसको कंप्लाई नहीं कर रही है तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब इसका मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है कि तुम यहाँ पे ये ना करो, हर डायरेक्शन को नहीं, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अगर उनको कंप्लाई नहीं करेगी तब वहां पर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो 356 क्या कहता है? अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना चल रही हो तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। आर्टिकल 365 कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिए कि यू हैव टू डू दिस and state government is not able and not capable to comply with these direction, तब भी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज फिर वो कॉम्प्लिकेशन इसी में हो जाएगा। 1.5-2 लेक्चर इसमें लगते हैं सिविल्स में। ओके, फिलहाल अभी नहीं रखते। नेक्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन। जीरो, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे लोग। आंसर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी गुड। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ईयर क्या है? 1985। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बता चुका हूं। दल बदल का कानून। अगर एक पर्सन एमपी या एमएलए है और अगर उसने कुछ 4 कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था, अगर 4 कंडीशन को फॉलो कर लिया तो उसकी जो एमपी या एमएलए की पोस्ट है वो चली जाएगी। वो 4 कंडीशन क्या है बताएं? ना बताएं, इतना याद रखिए, ज्यादा जरूरी नहीं। नेक्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ये आ रहा है आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। म्युनिसिपैलिटी 73rd से क्या रिलेटेड है? पंचायती राज। पंचायती राज, बेसिक क्वेश्चन है। ईयर क्या है 73rd का? 1992 में नियरली दोनों ही हुई हैं और दोनों ही जो लागू हुई वो 1993 में हुई है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछा गया, अभी देखते हैं इसके बारे में। ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। आंसर दिस क्वेश्चन।
Fundamental duties. What else? ये सिविल का क्वेश्चन है जो आप लोग को दिया मैंने, ये मैंने खुद नोट किया था। कोशिश करिए आंसर को, मैंने बताया ना कि हमेशा आपको आंसर नहीं पता होगा, यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस जो रॉन्ग होंगे या और भी उसके बारे में डिस्कस करना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडेड रिलेटेड टू विच, किसके साथ रिलेटेड है? Sir, fundamental duties. Only? How many go with fundamental duties? How many? D. All of the above. This is a single amendment of the Constitution which changed fundamental right, DPSP, and fundamental duties simultaneously. This is a single amendment. क्या हुआ था इसमें? क्या हुआ था इसमें? राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। इसको हम लोगों ने फंडामेंटल राइट बनाया था। जब हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया तो एजुकेशन के बारे में फंडामेंटल ड्यूटी में भी कुछ बातें थी और साथ ही साथ डीपीएसपी में भी बातें थी। तो फंडामेंटल डीपीएसपी में जो बात थी कि 0 से लेके 6 से लेके 14 इयर्स, 6 से लेके 14 इयर्स तक की जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी वार्ड की है, मतलब उनके घर वालों की है, उनको पढ़ाएंगे। अब क्या हुआ, 6 से लेके 14 तक की एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट की। अब ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि उसको 6 से लेके 14 साल तक शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी वजह से और जब पेरेंट्स का सर ये ड्यूटी है। हाँ, अब क्या हुआ कि 6 से लेके 14 साल तक क्या हुआ, मैंडेटरी एजुकेशन मिल रही है। और दूसरी चीज फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स की बता दी गई कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें। तो मतलब कि तीनों में चेंजेस किए गए, तीनों में टेक्निकल चेंज है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन बस आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जिसने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों को साइमल्टेनियसली चेंज किया था विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Answer this question. During president rule, power of administration in the state used by governor. President. अरे प्रेसिडेंट साहब क्या, तभी तो उसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। सर फिर गवर्नर क्या करता है? गवर्नर खाली मतलब यहाँ की बातें वहाँ करते हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगवाते हैं। कहते हैं होता क्या है, ये है मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बीच में बैठे गवर्नर साहब और ये यहाँ पे बैठे हैं प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब से गवर्नर साहब कहते हैं ऐसा है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दिए। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट साहब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लेते हैं। अब वो चाहे प्रेसिडेंट साहब चाहे तो गवर्नर साहब के हिसाब से अपना यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलवाए या किसी एक नए पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखे। ओके, नेक्स्ट वन। Yes sir. ओके सर। बेसिक चीज देखिए आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान से, Justice. प्रीएम्बल इनिशियली नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? मतलब जब बनी थी तब उसमें इनमें से क्या नहीं, था? तो टेक योर Justice. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों चारों जो वर्ड मैंने सब थे। सर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज नॉट देयर एट देयर इनिशियल फेज। देखिए प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल के बारे में सबको पता है। यहाँ पर तीन वर्ड ऐड किए गए, SIS, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर। ठीक है, और ये कब ऐड किए गए? 42nd सर 1976 में, 1926 में सर 41 या 42nd अमेंडमेंट से मतलब 42nd उसके सिर्फ एक बार अमेंड हुई है प्रीएम्बल, उसके जरिए से तीन वर्ड ऐड किए गए हैं। अब ये बताइएगा आप लोग कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 42 में हुआ या 44 में हुआ?
सर 42nd। तुमको सकता है, बाकी जिनको नहीं पता उसके बारे में देख के बताएंगे। नेक्स्ट। बोथ बोथ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड। और आपके ये क्वेश्चन सही होते हैं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट। J&K जम्मू कश्मीर। अच्छा, आर्टिकल 370 तो बहुत इम्पोर्टेंट था ही। इसके साथ एक और आर्टिकल की बात होती थी, याद है किसी को? 35 क्या था भाई, पता है किसी को? सर यदि जानकारी नहीं। मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सा। 370 क्या था वो सबको पता है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। इसी तरीके से 371 के जरिए से कुछ और भी स्टेट है जिनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है इंडिया में, ये ध्यान रखिएगा। अभी वो ठीक है, वो 10 स्टेट हैं। अब 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली था, साथ ही साथ आर्टिकल 335A भी स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए ये बात करता है परमानेंट रेसिडेंट की। परमानेंट रेसिडेंट की पहले क्या था कि आप वहां पे जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते जब तक आप वहां के परमानेंट रेसिडेंट ना हो। दूसरी चीज, अगर वहां की कोई लड़की है और उसने आके दूसरे स्टेट से आके किसी से शादी कर ली तो उसकी परमानेंट रेसिडेंसी चली जाती थी। बहुत से फैक्टर थे। तो 35A ने क्या बताया, जो लोग जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट होंगे वही को अधिकार होगा कि वो जम्मू कश्मीर में आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसको भी एब्रोगेट कर दिया गया। ठीक है, दोनों ही एब्रोगेट हो गए। नेक्स्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए आगे बढ़िए। सर 9 नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। प्रेसिडेंट जनरली अपॉइंटमेंट। लॉक ऑप्शन सी। अब यूपीएससी करती क्या है? IAS अभी आपको पता है 10 अक्टूबर के ऑल इंडिया सर्विसेज 10 अक्टूबर के प्रीलिम्स का पेपर है। देखिएगा, शायद हो सकता है एक दो क्वेश्चन आप लोग भी कर ले जाएं। नहीं, आप लोग ज्यादा कर सकते हैं, आप लोग ज्यादा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। मैं होगा तो मन करेगा तो दिखाऊंगा आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि कुछ यस सर है ना, आप लोग को अच्छा रहेगा, थोड़ा एक एनर्जी आप लोग को मिलेगी। वेल, नेक्स्ट वन। सर क्या अपॉइंट कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, मुझे लगा था शायद आप लोग जान लोगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये काम क्या करता है? सरकार जितने इंडिया में कोई भी अथॉरिटी कुछ भी कर रही हो, पैसे का लेन देन हुआ हो कहीं ना, ये कहीं भी पहुंच के छापा डाल देंगे और उसकी जांच पड़ताल कर लेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिट उसकी कर लेंगे और ये ऑडिट एकदम करते हैं। इनके पास अथाह पावर है, किसी भी अथॉरिटी की ये जांच ऑडिट कर सकते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता। ठीक है, इन्हीं की वजह से आपका कोल स्कैम बचा था, नहीं तो 2 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा था, तभी तो कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी। 92। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज बाय चीफ मिनिस्टर। अरे भाई, गवर्नर साहब प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? अब यहाँ के हाँ, तो फिर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की तरह ही तो स्टेट में होते हैं, तो स्टेट में गवर्नर साहब नहीं करेंगे। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होते हैं और इसी वजह से गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट। लॉक ऑप्शन सी। लॉक ऑप्शन सी, बहुत सही। 2 टाइम्स। 3 टाइम। यार बताइएगा मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। तीसरी बार का 1978 लास्ट बार। अच्छा ठीक है सर, इंदिरा गांधी का समय पर बड़ा फायदा। देखिएगा, बताइएगा, थोड़ा सा देखिएगा, सारे काम हम ही कर दे क्या? आप लोग को भी करना थोड़ा काम। नेक्स्ट वन। 3 बार हुआ है, ये बस ध्यान रखना है हम लोगों को।
सर सीएम सीएम। सीएम ना, वेरी गुड, बेसिक क्वेश्चन। सर सीआईसी क्या था? चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सर ये साहब क्या करते हैं? ये काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आरटीआई एक्ट आया। आरटीआई एक्ट ने क्या किया कि आपको इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार हो गया। अब आप किसी अथॉरिटी के पास गए, कहा भैया हमें बताओ तुमने खर्चा किया, कैसे किया, तो कहेगी अच्छा ठीक है रुक जाओ हम बता रहे तुमको, 1 महीने में तुमको बता देंगे। अब 1 महीने बाद आप फिर गए तो उसने कहा नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे। तो उसको आपको अधिकार है उसकी बातों को जानने का, लेकिन वो आपको मना कर रहा है। तो ये कंप्लेन आप कहाँ करेंगे? ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास की जाएगी। और ये कब बनाया गया? 2005 में आरटीआई एक्ट के थ्रू। तो इस हिसाब से बताइए सीआईसी किस तरह की बॉडी हुई? स्टैट्यूटरी, जो कि किसी एक्ट के जरिए से बनाई गई है। ठीक है, बहुत डेप्थ एनालिसिस है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, दिखाई दे रहा है ना सबको? सर क्लियरली विजिबल। नहीं असल में मैं ऐसे खड़ा हूं ना तो मैं स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ। सर राजस्थान। स्टेट है ना ये? विच स्टेट है ये? हाँ, विच स्टेट? सर राजस्थान। ये स्टेट है, वेरी गुड। सर लॉक ऑप्शन सी। लॉक ऑप्शन सी, नागौर जिले में राजस्थान ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर को। ठीक है, 1959 था वो ईयर जब ये स्टार्ट हुआ था। सर बदरुद्दीन याबजी। बदरुद्दीन तैयब जी? अरे क्वेश्चन देखिए क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी थे तो फर्स्ट, लेकिन कहाँ के थे? डॉक्टर जाकिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो पहले मुस्लिम, और इनके बारे में खास बात ये है कि ये अपने टेन्योर के बीच में ही इनका इंतकाल हो गया था। मीन जब ये प्रेसिडेंट साहब थे शायद तभी मर गए थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो यही था इनके साथ। नेक्स्ट, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट लेडी स्पीकर मीना कुमारी। मीना कुमारी, वेरी गुड, जबरदस्त पढ़ा हुआ तुमने, वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन जीवी मावलंकर। हाँ, गणेश वासुदेव मावलंकर। नाम मतलब जबरदस्त होते हैं, भौकाली एकदम जबरदस्त वाले। जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये अच्छा है। 3 मेंबर बॉडी। हाँ, 3 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है, शुरुआत में क्या था, ये 1 मेंबर बॉडी थी, उसको फिर ये 3 मेंबर बॉडी बनाया गया है। इनिशियली ये 1 मेंबर बॉडी थी और इसको फिर अब अच्छा ये 3 मेंबर बॉडी कब हुई? जब एज आपकी 21 से 18 हुई थी। याद है आप लोग को? 21 से 18 हाँ, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जब हमारी 21 से 18 हुई तभी इसकी जो नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन थी वो 1 से 3 कर दी गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी। ये ऑप्शन। महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नो सर। बोथ मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी बोथ आर नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, दोनों ही नहीं थे। आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जब शुरुआत में बनाई गई तो उसमें पाकिस्तान भी उसके अंदर इंक्लूडेड था, वो बाद में अलग होकर चले गए थे। लेकिन जब शुरुआत में आई तो नीदर महात्मा गांधी नॉट मोहम्मद अली जिन्ना वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 2 प्रोमिनेंट पर्सन थे दोनों तरफ से जो इसके मेंबर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन 2007। 2010 केम इनटू फोर्स की बात है। ठीक है, 2008। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम बिकम मोर पावरफुल इन विच ईयर? 1993। देखिए होता क्या है, देखिए यहाँ पे 2 चीज है। जैसे जब एक्ट आता है, सपोज दैट क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे हुआ क्या 1992 में 1992 में ये पार्लियामेंट से पास हो गया, मतलब कि लोकसभा में आया, लोकसभा से राज्यसभा में आया, राज्यसभा के बाद ये प्रेसिडेंट साहब से पास हो गया। जब ये हर जगह से पास हो जाता है तो ये पावर में कब आता है, मतलब कि पास हो गया इसका मतलब नहीं जिस दिन पास हुआ उसी दिन से वो फोर्स में आ गया, फोर्स की डेट कुछ अलग होती है। तो 1992 में ये पास तो हो गया था, लेकिन जो उसके फोर्स की डेट थी वो शायद कुछ अप्रैल 1993 थी। तो इस वजह से पास होने की, अगर पूछा जाता कि पंचायती राज सिस्टम जो था वो कब पास हुआ तो 1992 आंसर हो जाता, बट ये कब पावरफुल हुआ मतलब कि फोर्स में कब आया तो वो 1993 है। ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन एनीवन हैव, को आस्क कर सकते हैं आप लोग। Sir, everything is crystal clear. एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। आई होप सो कि इस तरह हो। बाकी आई थिंक कि आप लोग के मोस्ट ऑफ द चीज़ें सिविक्स से रिलेटेड हो गई है। अब इसके बाद ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट बचे हैं वो हम लोग करेंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप Sir. लोग। यस सर ज्योग्राफी में अभी सर से लेक्चर और लगेंगे कंप्लीट होने में कोर्स। हाँ, अभी लगेंगे, इट विल टेक सम टाइम, और थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं तो ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। हम लोग सपोर्टिव होते हुए सब लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू नेक्स्ट वन। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।